नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने के लिए हम श्रीनगर में मौजूद हैं, जिसका समापन हो चुका है, ख़त्म हो चुकी है भारत जोड़ो यात्रा, या फिर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ स्थगित हुई है, यानी कि एक तरह से विराम दिया गया है और अब आगे का प्लान घोषित किया जाएगा, उसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन यहाँ पर कश्मीर में खासकर इस यात्रा की समाप्ति के कई संकेत हैं। उनमें ये भी है कि जो भाजपा और आरएसएस का एक पूरा विचारधारा का जो एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट रहा है, कश्मीर उसका एक बड़ा हिस्सा है। तो क्या इसके सिंबलिज्म को समझा जाए कि सांकेतिक रूप से यहाँ इस यात्रा के समापन के क्या मायने हैं, खासकर उस दिन जब महात्मा गांधी की हत्या को 75 साल पूरे हो रहे हैं। इन्हें एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव और दूसरी तरफ महात्मा गांधी की हत्या जिस विचारधारा ने की, वो विचारधारा आज देश पर राज कर रही है। तो इसको किस नज़रिए से समझा जाए? जो कश्मीर की खासकर जो ये भारत जोड़ो यात्रा रही, ये इस लिहाज से भी ऐतिहासिक थी कि राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा तो लहराया ही, लेकिन 3 पूर्व मुख्यमंत्री इस रैली में, इस भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ पर इस राज्य में शामिल हुए। इसको कश्मीर के लिहाज से कैसे देखा जाएगा? जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो इसे किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि जितने लोगों को राहुल गांधी और उनकी पार्टी बुलाना चाहते थे, उतने लोग इसमें शामिल नहीं हुए। तो क्या वाकई ये माना जाए कि ऑपोजिशन के हिसाब से ये एक फ्लॉप शो रहा? तो इन 3 मुख्यमंत्रियों में से एक हमारे साथ उमर अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, जिनके परिवार से ही कम से कम 2 मुख्यमंत्री फिलहाल मौजूद हैं, और दोनों फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब दोनों मौजूद थे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आप भी राहुल गांधी के साथ बिल्कुल हूबहू व्हाइट टी शर्ट में नजर आए। तो जिस रफ्तार से वो चलते हैं, हम लोग मतलब जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, उस रफ्तार से चलने में फिर स्वेटर वगैरह पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं तो वह स्वेटर और जैकेट पहन के गया था, लेकिन जैसे जैसे चलना शुरू हुआ तो एक एक करके उतारना पड़ा। और तब में मुझे समझ आया कि इस मतलब पूरे यात्रा में उनको ठंड क्यों नहीं लगी। ठंड लगेगी कैसे? वो टी शर्ट को मैच किया, लेकिन आपने वो तो वैसे ही हुआ, सोच के पहना था। नहीं, सोच के नहीं, तो हो ही गया। उमर अब्दुल्ला, ये बताइए, फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा जिसका कश्मीर में समापन हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर, आप जाहिर है कांग्रेस पार्टी का आप हिस्सा नहीं है, आपकी अलग पार्टी है, आपका अलग संगठन है, आपने इसे किस तरीके से देखा? भारत जोड़ो ने क्या हासिल किया 150 दिनों में? मुझे लगता है कि मुल्क को एक मौका मिला ये देखने पे कि यहाँ पे सिर्फ एक सोच नहीं है मुल्क में। नहीं तो लगातार आप देखें पिछले 8-9 साल से मुकम्मल ये कोशिश की गई है, खासकर बीजेपी के तरफ से, आरएसएस के तरफ से, और देखा जाए तो इसमें काफ़ी हद तक मीडिया को भी शामिल करने की कोशिश की गई कि इस मुल्क में अब सिर्फ बीजेपी की या संघ परिवार की सोच रखने वाले लोग हैं। लेकिन इस यात्रा से साबित हुआ कि वो गलत है। जितने लोग इस यात्रा से जुड़ गए, मुझे लगता है जिस राहुल ने अपनी तकरीर में भी यही कहा कि उनको भी उतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग जुड़ जाएंगे। उसी से ये मतलब साफ हुआ कि यहाँ पे बेशक इस मुल्क में वो लोग हैं जो बीजेपी और संघ परिवार की सोच को जो है पसंद करते हैं, लेकिन इस मुल्क में वो भी लोग हैं जो वो सोच पसंद नहीं करते, जो एक मुतबादल चाहते हैं। दे वांट एन अल्टरनेटिव। उनको भाईचारा चाहिए, उनको अच्छे रिश्ते चाहिए, उनको मजहबी तनाव नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि अलग मज़हब के लोग जो हैं एक साथ एक अच्छे माहौल में रहें। और इस यात्रा ने शायद उन लोगों को एक एहसास दिया है कि शायद वो जगह इस मुल्क में आज भी कायम है। तो मैं अपनी जगह शायद मुझे थोड़ी सी और हिम्मत मिल गई है इस यात्रा को आपको देख हिम्मत के। हुई, और खासकर इस बात के मद्देनजर कि 2019 के बाद न सिर्फ कि कश्मीर के आम लोग, जो आर्टिकल 370 हटाया गया, बल्कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, आपके जैसे लोग, आपको एक ज़माने तक नज़रबंद रखा गया। उस पर मैं आऊँगी, लेकिन जल्दी से पहले एक सवाल पूछ लेती हूँ। जब आप ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली सक्सेसफुल रहा ये कार्यक्रम, तो क्यों नहीं ऑपोजिशन, जो कि नॉन बीजेपी पार्टियां हैं, वो उनने इतना बढ़ चढ़ कर क्यों हिस्सा नहीं लिया? नेशनल मीडिया इसको इस तरह से देख रहा था कि एक तरह से शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा ऑपोजिशन का ये, लेकिन वैसा तो देखने को शायद नेशनल ये ऑपोजिशन की तरफ से या मीडिया की तरफ से गलत था। ये कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ ना, मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत थी, ना ये मौका था। लेकिन मैं अपनी जगह ये भी मान के चल रहा हूँ कि
जिन्होंने इसमें शिरकत नहीं की या जिन्होंने हिस्सा लेने से इनकार किया, उन्होंने एक मौका गंवाया, क्योंकि ये प्रोग्राम कांग्रेस का अकेला नहीं था, ये भारत को जोड़ने के लिए था। ये अगर इनका नारा होता कांग्रेस मजबूत करो, तो शायद हम में से बहुत सारे लोग जो हैं इसके साथ नहीं जुड़ते, क्योंकि कांग्रेस की मजबूती जो है उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन इनडायरेक्टली तो यही था कि राहुल गांधी की इमेज को एक तरह से रीइंस्टेट करने के लिए कि भाई वो राजकुमार नहीं है, ना कि वो पप्पू भी नहीं है, बल्कि एक वो क्रेडिबल नेता है। वो तो मीडिया की तरफ से नहीं, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो पब्लिक परसेप्शन था उसको करेक्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए एक बड़े ऑब्जेक्टिव के तौर पे तो भारत जोड़ो यात्रा ये भी थी। भारत जोड़ो यात्रा, जहाँ तक मैं समझ चुका हूँ और जहाँ तक मेरी बात राहुल से हुई है, ये मकसद नहीं था। बेशक उसका फायदा जरूर राहुल को पहुंचा होगा, लेकिन राहुल अपने इमेज को दुरुस्त करने के लिए इस यात्रा के में नहीं उतरे। वो उतरे तो सिर्फ इसलिए कि वो चाहते थे कि देखें मुल्क के हालात क्या हैं, और वो मुल्क को एक दूसरी सोच देना चाहते थे, एक नई दिशा देना चाहते थे, जो देने में वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए। मैं यही कह रहा हूँ, अगर इस मीटिंग, आज के प्रोग्राम का मकसद वज़ीर आज़म चुनना होता या कोई अलायंस का लीडर चुनना होता, तो ठीक है, जो लोग वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने के शौकीन हैं वो नहीं आते, तो मैं वो समझ सकता हूँ। तो ऐसा तो नहीं समझा बाकी ऑपोजिशन के, शायद समझा होगा, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, वो उनकी गलती थी। क्योंकि एक तरफ से हम कहते हैं कि हम भाईचारा, एक्सेप्टेंस, सेक्युलरिज्म, इन फोर्सेस को मजबूत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से ये एक मौका था कि हम सब आके इन चीज़ों पे बात करते। लेकिन कुछ लोग कुछ तो मैं समझता हूँ वो तो वैसे भी नहीं आना था उनको, लेकिन मैं कुछ साथियों को यहाँ गैर हाजिर देख के मुझे अफसोस हुआ है। हैरान हुए आप? हैरान और अफसोस भी। क्या इसकी वजह आपको लगता है कि क्या लॉजिस्टिकल भी प्रॉब्लम हो सकती है? कि कौन सा दूर जाना है, बर्फबारी इतनी हो रही है, ये सब कुछ। बर्फबारी तो आज शुरू हुई, कल सारे जहाज आए, बहुत से लीडर कल आए, और अगर कुछ लोगों ने आज की टिकटें रखी तो मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ, मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहती हूँ इन ऑपोजिशन के लीडर्स को, कि मान लेते हैं कि वो जिस भी मंशा और नियत से आते, लेकिन मीडिया का जो प्रोजेक्शन होता उन लोगों को लेके वो ये होता कि देखिए नरेंद्र मोदी बीजेपी के खिलाफ, इतनी पार्टियां अब राहुल गांधी के साथ हैं। आपको नहीं लगता कि हेडलाइंस यही बनती? अगर हम मीडिया के हेडलाइंस पे जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा? क्योंकि यही मीडिया वाले हैं जो थकते नहीं हैं ये कहते हुए कि हम डायनेस्ट हैं, हम चोर हैं, हम नाकाबिल हैं, हम नालायक हैं। अगर इनके कहने पे हम जाएं तो फिर हम घर से निकलेंगे नहीं। हम अपना काम मीडिया के हेडलाइंस को देख के नहीं कर सकते हैं, हमें अपना काम ये देख के करना होगा कि क्या हम सही हैं या गलत हैं। और इस प्रोग्राम में शिरकत ना करना मुझे लगता है उनके तरफ से एक बहुत बड़ी गलती रही है। मैं कश्मीरी लोगों के बिहाफ पे सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने देखा जब लाल चौक में मैं लोगों से बातचीत कर रही थी तो 2019 के बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ कि लोग दिल खोल के बोल रहे थे। उन्हें एक तरह का भरोसा, एक तरह का कॉन्फिडेंस, मैं कहूँगी एक इनर पावर मिल रही थी कि पहली बात तो इस तरह की किसी पॉलिटिकल गैदरिंग में हिस्सा ले रहे थे 2019 के बाद। और आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा जब अलग अलग जगहों से लोग आए और तमाम तरह की पाबंदियों के बावजूद, और ये भी पता है कि सब वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है, जो लोग हिस्सा लेंगे वो देखे जाएंगे, मार्क किए जाएंगे। कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले? बहुत बड़ी तादाद में। मैं पहले दिन जब राहुल जम्मू से कश्मीर क्रॉस कर गए, मैं उनके साथ था, और सच माने तो मैंने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि इतने लोग आएंगे। मुझे मालूम था कि लोग जुट जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा पिछले 1-1.5 साल से कि जहाँ कहीं एक पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है जिसमें वो पार्टियाँ शिरकत कर रही हों जिनका बीजेपी के साथ वास्ता नहीं है, वहाँ लोगों की पार्टिसिपेशन जो है ज़्यादा रहती है पिछले सालों के मुकाबले। तो मैं अपनी जगह ये मान के चल रहा था कि लोग आएंगे, लेकिन जिस तादाद में मैंने वहाँ लोग देखे और जिस तरह मैंने नौजवानों में जोश देखा और जो जज्बा मैंने उनमें देखा, ये अगर कोई कहे कि वो सब कांग्रेस के साथ चलने वाले लोग हैं, गलत। मैं तो ये भी मान के चलता हूँ कि शायद उनमें से कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने कभी आज तक वोट नहीं डाला होगा। गांव देहात से भी आए थे लोग? गांव देहात से लोग आए थे, डंडियों पे चल के लोग आए, लोग भाग के आए, बर्फ में खड़े थे। क्या था ये? उनके तरफ से शायद एक मौका अपने गुस्से का इजहार करने का,
और शायद ये पैगाम देने का कि देखिए अब हम सब फ़िरका परस्त नहीं हैं, हम सब अलहदगी पसंद नहीं हैं, हम एक बेहतर कल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो किए गए वादे हैं उन वादों पे अमल हो। हम एक बेहतर कल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बेरोज़गार ना रहें। हम चाहते हैं कि हमारी तरक्याती जो कामकाज है उनमें तेज़ी आए। हम जमहूरियत चाहते हैं। अब पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब ने कहा अपने वो क्या कहते हैं उसको मन की बात में कि हिंदुस्तान जो है उसको हम जमहूरियत की माँ समझ सकते हैं, लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन फिर हम अपने आप को अनाथ समझते हैं। We consider ourselves orphans because if India is the mother of democracy, we have no democracy here. हमें 8 साल हो गए असेंबली इलेक्शन किए हुए। ये पहली मर्तबा है कि इतना बड़ा अरसा रहा है असेंबली इलेक्शन के दरमियान। तो भारत माता ने आपको छोड़ दिया है? भारत माता ने हमें नहीं छोड़ा। आज जो लोग भारत माता पे राज कर रहे हैं उन्होंने हमें छोड़ा है। और एक तरफ से तो मैं कहूँ कि शायद इस यात्रा से हमें नुकसान हुआ है। नुकसान इस तरफ से कि यात्रा में जो रिस्पांस रही है उससे बीजेपी वाले हिल गए होंगे, और अगर आज तक वो इलेक्शन के बारे में सोच रहे होंगे, शायद आज उनके जो जम्मू कश्मीर के लीडर हैं उन्होंने आसमान में हाथ किए होंगे। उनके जो कश्मीर में दोस्त हैं, जो उनके सहयोगी पार्टी हैं, उन्होंने फटाफट दिल्ली फ़ोन करके कहा होगा कि आप इलेक्शन मत कराइए, क्योंकि जो यात्रा की रिस्पांस रही है वो बीजेपी के खिलाफ है। और बीजेपी वाले शायद अब और ज़्यादा डर गए होंगे। तो हम तो अभी तक उम्मीद कर रहे थे कि इलेक्शन होंगे, लेकिन इस यात्रा की रिस्पांस के बाद मुझे लगता है दिल्ली वाले, खासकर बीजेपी जो जम्मू कश्मीर यूनिट है उनकी, वो इतने हिल गए होंगे कि शायद ही अब इलेक्शन इससे यानी ये पता चलता है कि 2019 के बिल्कुल जिस तरह से कुचल दिए जाने के बावजूद एक ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ इतने सारे लोगों को घाटी में, उस सब के बावजूद भी लोगों का एक तरह से उनकी रूहानी मौत नहीं हुई है, या उनका जो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक मिजाज था पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। क्या इससे ये पता चलता है राहुल गांधी की रैली में आना या उसको लेकर एक तरह का उत्साह होना? वो भी सही है, और शायद लोग निकलना चाहते हैं, लोगों को एक मौका चाहिए। इसी तरह जब पिछले 1-2 साल पहले यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट के इलेक्शन हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के इलेक्शन हो गए, बढ़ चढ़ के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। लोग चाहते हैं कि एक जमहूरियत में वो हिस्सा लें, लेकिन उनको वो मौका नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अभी तैयार हैं लोग इलेक्शन? लोग तैयार हैं। आप तैयार हैं? हम तो कब से तैयार हैं, लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूँ जो मैं बार बार कहता हूँ, हम भीख नहीं मांगेंगे इस इलेक्शन के लिए। ये इलेक्शन हमारा हक है, आप हमें हमारा हक दे दीजिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि हम घुटनों पे उतरें और हम मतलब आपके सामने सजदा करें, वो हम नहीं करेंगे। इस साल होंगे इलेक्शंस? उम्मीद तो वो थी यात्रा से पहले, यात्रा के बाद अब शायद हमें वो उम्मीद छोड़नी चाहिए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं। जो रिस्पांस इस यात्रा को मिली है जम्मू कश्मीर में, बीजेपी वाले डर गए हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो आप दे रहे हैं। हकीकत है। बिल्कुल। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो इलेक्शन बुलाएं, पता चल जाएगा, साफ पता चलेगा। अगर इलेक्शन नहीं बुलाते, 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो सिक्योरिटी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो साफ कहा है कि वो तैयार हैं। उन्होंने सिर्फ कहा है कि 2 चीज़ों को उनको देखना है, एक मौसम और एक सिक्योरिटी सिचुएशन। देखिए बीजेपी वाले लाख कोशिश करें, मौसम ने तो बदलना ही बदलना है। आप अप्रैल मई में बर्फ़ ला नहीं सकते हो, बर्फ़ पिघल जाएगा, तो आप मौसम के पीछे छुप नहीं सकते हो। फिर क्या सिक्योरिटी सिचुएशन? क्या हम ये माने फिर कि 19 के बाद सिक्योरिटी सिचुएशन में खराबी आई है कि आप इलेक्शन नहीं करा सकते हो? तो अगर सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं तो फिर डर और आतंकवाद की कमर टूटी नहीं लगता है। आर्टिकल 370 के सबसे बड़े दावों में से ये था कि आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। ना टूटेगा। मैं एक बार फिर से वापस कश्मीरी लोगों के सवाल पे जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ कश्मीर आके इन हालात को देखने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही था कि कश्मीरी लोग कैसे इसको लेकर प्रतिक्रिया जाहिर करें। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि राहुल गांधी भी दिल्ली से आए हैं, राहुल गांधी भी ऑपोजिशन में होने के बावजूद एक सिंबल तो वो दिल्ली स्टेट का ही है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक अगर देखा जाए 75 साल में बेशतर जो हिस्सा रहा वो कांग्रेस पार्टी ने ही रूल किया है। तो क्या कश्मीरी लोग अब एक दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर राहुल गांधी को नहीं देख रहे थे? राहुल गांधी को दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नहीं देख रहे हैं आज। वो राहुल गांधी को बीजेपी के एक सबसे मजबूत मुखालिफ के तौर पे देख रहे हैं। वो राहुल गांधी को देख रहे हैं कि वो हर तकरीर में वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत को लताड़ने का काम कर रहे हैं। वो पीछे नहीं हट रहे।
वो दबी अल्फाजों में बात नहीं करते, वो दिल खोल के बात करते हैं, वो फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो कम्युनलिज़म के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो नफ़रत के ख़िलाफ़ बात करते हैं। बेशक कुछ चीज़ें जो कश्मीरी शायद उनसे सुनना पसंद करेगा 370 के मामले में, राहुल ने वो बातें नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो राहुल गांधी से मतलब उनका जो राहुल के तहत प्यार है उसमें कमी नहीं आई, क्योंकि वो राहुल गांधी को दिल्ली के नुमाइंदे के तौर पर नहीं देखते। मेरा सवाल अगला इसी से जुड़ा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की कोई क्लियर पोजीशन नहीं है 370 पे। जब 370 को हटाया गया तो सिर्फ एक पोजीशन, बहुत ही कंफ्यूज अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स आए, उनमें से एक ये था कि आर्टिकल 370 के हटाए जाने का हम विरोध नहीं करते, लेकिन जिस तरह से हटाया गया, जो कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी लॉकडाउन करके, हम उसका विरोध करते हैं। जयराम रमेश से जब पत्रकारों ने जानने की ये कोशिश की कि 370 पे बात कीजिए, आप कश्मीर में आ रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस के सबसे बड़े आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट का जो गढ़ है वहां पर आप वॉक कर रहे हैं, आप आइडिया ऑफ इंडिया को रिक्लेम कर रहे हैं, आप भारत को बदलना चाहते हैं, लेकिन आर्टिकल 370 पर क्लियर पोजीशन नहीं लेंगे। ये उनकी मजबूरी है और मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। उनको बाकी मुल्क में बीजेपी का मुकाबला करना है। 370 पे जो हम उनसे सुनना चाहेंगे वो उनके लिए, वो उनको बहुत भारी पड़ेगा। हालांकि अपनी जगह मुझे इस बात का अफसोस है, क्योंकि 370 जो है वो कांग्रेस की विरासत है, वो मेरी विरासत नहीं है। मैंने जम्मू कश्मीर को 370 नहीं दिया, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 370 जम्मू कश्मीर को नहीं दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इल्हाक कराने के लिए जम्मू कश्मीर को 370 दिया। तो या जम्मू कश्मीर को, जिस तरह जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ, जम्मू कश्मीर का वो नक्शा वो मेरी विरासत नहीं है, वो डॉक्टर करण सिंह की विरासत है, वो महाराजा साहब की विरासत है। उन्होंने जम्मू कश्मीर का वो नक्शा कायम किया जिस नक्शा को बीजेपी ने तहस नहस किया। तो इन चीज़ों की अगर ये लोग मुखालफत नहीं करते तो अपनी विरासत कहाँ पे बचा रहे हैं? तो मैं तो चाहूँगा कि कांग्रेस जो है अपनी विरासत को क्लेम करे। जिस तरह कल लाल चौक में उन्होंने झंडा चढ़ाया, मैं बहुत खुश हुआ ये देख के, क्योंकि इससे पहले मैंने सुना था कि वो अपने दफ्तर में झंडा चढ़ा रहे हैं। मैं अपनी जगह, मैंने अपने वालिद साहब से भी ये बात की, मैंने कहा दफ्तर में क्या कर रहे हैं, ये दफ्तर में तो रोज झंडा चढ़ता है। मैंने कहा ये लाल चौक में क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं? आखिरकार लाल चौक में अगर झंडा चढ़ा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा चढ़ाया, मेरे दादा शेख अब्दुल्ला उस वक्त उनके साथ थे। ये लाल चौक में झंडा चढ़ाना ये राहुल की विरासत है, दफ्तर क्यों जाए? और अच्छा हुआ कि लाल चौक गए और उन्होंने वहां झंडा चढ़ाया। आप कह रहे हैं राहुल की विरासत है। ट्विटर पे जब मैंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की कल के लाल चौक के कार्यक्रम के बारे में, तो सबने कहा कि धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी, कहिए कि आर्टिकल 370 हट गया, वरना ये असंभव था कि लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाता और मैं वहां से रिपोर्टिंग करती। खुद क्यों नहीं आए फिर झंडा चढ़ाने वहां पे? वजीर आजम साहब ही आके करते फिर। वो तो कहते हैं हमारी अल्टीमेट विक्ट्री होगी जब हम ऐसा करेंगे। अल्टीमेट विक्ट्री तो चलिए ना, जोर जबरदस्ती से तो कोई भी आ सकता है। राहुल गांधी को रोकने की एक भी कोशिश नहीं की गई। लोग आए, लोग जुड़े, उन्होंने किया। कल को बीजेपी वाले आए, करें। इससे पहले भी झंडे चढ़े हैं, पहले हुआ करता था ऐसा। किसने रोका? किसने रोका? क्या सिर्फ गुपकार पे या हरी पर्वत पे या इन जगहों पे तिरंगा लहराने के लिए 370 हटाया गया? क्योंकि अगर यही मकसद था तो फिर हर कश्मीरी जाके वहां तिरंगा लहरा देता। अगर आप कश्मीरियों को कहते ना या तो तिरंगा लहराओ या 370 हट जाएगा, कौन सा कश्मीरी है जो वहां तिरंगा नहीं लहराता? तिरंगा तो मैंने भी लहराया मुख्यमंत्री के तौर पे 15 अगस्त, 26 जनवरी, दूसरे फंक्शनों पे हमने सलामियाँ ली। हमें 370 उसको हटाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ एक अजीब सा एक माहौल इन्होंने बनाया हुआ है कि इससे पहले कुछ नहीं, कि आप इससे पहले कभी रिपोर्टिंग कर नहीं सकते थे। इतिहास में पहली बार। आर्काइव्स निकालिए, कोई ऐसा चैनल नहीं है जिन्होंने अगस्त 2019 से पहले रिपोर्टिंग ना की हो और लाल चौक से रिपोर्टिंग ना की हो। लेकिन प्रोपेगेंडा, झूठ,
ये तो इन लोगों का पेशा बन गया है। मैं थोड़ा सा वापस जाती हूँ अपने लोगों को समझने के सवाल पर। तो जब आप ये कह रहे हैं कि वो इंडियन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे राहुल गांधी नहीं देखे जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मान लेते हैं कि कश्मीरी आज की तारीख में 2019 के बाद भी जो उसकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन विद इन द इंडियन स्टेट देख रहा है, और जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज जिस तरह से कही जाती हैं कि उफान पर हैं, आगे बढ़ रही हैं, क्या उसमें कमी आ रही है कि लोग अभी भी ये समझ रहे हैं कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अपना सोल्यूशन चाहिए? कोई एक तबका नहीं है लोगों का, कोई एक सोच रखने वाले लोग नहीं हैं, मुख्तलिफ सोच है। यहाँ वो लोग हैं जो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़े हैं, यहाँ वो लोग हैं जो अलाइदगी पसंद सोच रखते हैं, यहाँ वो लोग हैं जो कश्मीर का फ्यूचर हिंदुस्तान के साथ नहीं देखना चाहते। ये मतलब अलग अलग सोच रखने वाले लोग हैं। और कौन सा सोच रखने मतलब कितनी तादाद किस सोच की है आप अंदाजा कर नहीं सकते। 2019 के बाद मैं मेन स्ट्रीम से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आपसे कहूँगा कि 80% लोग मेन स्ट्रीम से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके पास क्या तरीका है? कोई रियलिस्टिक असेसमेंट तो होगा। और अगर मैं अलाइदगी पसंद लीडर हूँ, मैं आपसे कहूँगा कि 100% कश्मीरी जो है वो मेरे साथ हैं। आपके पास कोई तरीका है इसको असेस करने का? नहीं है। आप सिर्फ ये मान के चलिए कि उतार चढ़ाव आ जाता है, या कोई क्रेडिबल सर्वे कराया जाए। कोई आप छोड़ दीजिए, क्रेडिबल सर्वे में भी अब क्या भरोसा है कि जो बात कर रहा है वो अपनी दिल की बात कर रहा है। लेकिन 370 के बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखने वाले लोग थे उनकी तादाद घटी होगी, बढ़ी होगी, कितनी है? धक्का तो पहुंचा, जरूर पहुंचा। और कैसे नहीं पहुंचेगा? कॉन्स्टिट्यूशनली जम्मू कश्मीर के साथ वादे हुए। अब बार बार ये कहा जाता है कि इट इज़ टेम्पररी। अरे लेकिन आप ये क्यों नहीं समझाते हो लोगों को कि टेम्पररी क्यों था 370? क्योंकि इल्हाक पे लोगों ने अपना मोहर नहीं लगाया था। हम नहीं गए थे यूनाइटेड नेशंस में, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में क्या ये कहा नहीं गया था कि द पीपल विल अल्टीमेटली डिसाइड? आप कैसे उस जगह के लिए एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ला सकते हो जिनका परमानेंट फैसला नहीं हुआ था? बट ओवर टाइम it was taken as a permanent accession, and therefore if accession was taken as permanent, the framework for accession is also taken as permanent. You can't treat one as temporary and the other as permanent. They're both permanent. लेकिन आर्टिकल 370 में कुछ बचा भी नहीं था अब्दुल्ला साहब, वो तो खाली हो चुका था, हॉलो हो चुका था वो। फिर हटाया क्यों? नहीं तो अगर खाली था तो छोड़ देते। अगर खाली था तो आपको क्या नुकसान था उससे? फिर नहीं तो उनके लिए, भाजपा के लिए तो ये एक आइडियोलॉजिकल विक्ट्री है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ही इसे कितना कमजोर कर दिया। आइडियोलॉजिकल विक्ट्री किस चीज पे? किसी मतलब आपने एक खोखला कानून हटा दिया तो क्योंकि वो कश्मीर को दिखा के भारत के बाकी हिस्सों में वो, लेकिन हमारे लिए तो खोखला नहीं था ना। जीत हासिल करेंगे वो, हमारे लिए खोखला नहीं था ना। जरूरी था फिर भी खोखला होने के बावजूद। It was a चलिए और कुछ नहीं तो it was an emotional attachment we had with it. Except that alone, without that framework, accession would not have happened. अगर आपने ये कानून नहीं बनाया होता, 370 नहीं होता तो एक्सेशन नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, मैं और ज्यादा चलता ना। पिछले दिनों 26 जनवरी जम्मू में परेड के दौरान महाराजा हरी सिंह का उन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया, और ठीक है वो आखिरी महाराजा थे जम्मू कश्मीर के। इल्हाक किसने किया? महाराजा हरी सिंह ने। क्या फ्रेमवर्क था इल्हाक का? कि मैं सिर्फ 3 चीज़ें हिंदुस्तान के हवाले कर रहा हूँ: करेंसी, कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। अगर महाराजा को आप इस तरह मान के चलते हो कि 26 जनवरी भी आप उनको जो है इतना सम्मान दे रहे हो, तो उनकी विरासत को क्यों नहीं बचाया? तो उनको तो हिंदू प्रतीक की तरह देंगे वो, कि वो सिर्फ एक हिंदू सिंबल है। You can't pick and choose. If you are identifying with the last Maharaja of Jammu and Kashmir, how can you not identify with his last legacy? जब आप कहते हो कि महाराजा ही जिम्मेदार हैं जम्मू कश्मीर को बाकी हिंदुस्तान के साथ जोड़ने में, वो दूसरी बात है कि कश्मीरियों ने कितना उसमें साथ दिया। हमलावार, खबरदार, हम कश्मीरी हैं, तैयार, ये महाराजा बहादुर का स्लोगन नहीं था, ये आम कश्मीरी का स्लोगन था। पहली लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ फौज ने नहीं लड़ी, कश्मीर के मर्द और औरतों ने लड़ी।
जब वो कबायलियों के खिलाफ खड़े हुए। लेकिन इल्हाक अगर हुआ, इल्हाक पे अगर दस्तखत हुआ, अगर विरासत महाराजा की रही, वो यही है कि 3 चीजों पे इल्हाक हुआ। लेकिन वो उस पर कोई बात बीजेपी वाले बात करने दर्शकों के लिए भी बड़ा दिलचस्प है समझना कि आज के कश्मीर को समझने के लिए कई दशकों पुराने कश्मीर का इतिहास समझना जरूरी है। जब बहुत ही आसान करके, बहुत ही मैं कहूंगी कि एक चूरन की पुड़िया की तरह लोगों को दिया जाता है कि ये लीजिए, आप ये खा लीजिए। 26 जनवरी को जहां मैं रहती हूँ वहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैंने देखा, उसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहुत ही लोकप्रिय गाने बजाए जा रहे थे 26 जनवरी के दिन, रिपब्लिक डे के मौके पर। उसमें एक गाना ये था कि हमने गद्दारों को, अलगाववादियों को सबक सिखाया, 370 हटाया और अब कश्मीर में भी होगा जय श्री राम। ये गाने बज रहे थे, ये एक पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं ये गाने। तो आप एक तरफ इतिहास का जिक्र कर रहे हैं जिसमें किताबें पढ़नी पड़ेंगी, लोगों को समझना पड़ेगा, और दूसरी तरफ व्हाट्सएप की वो इजी इंफॉर्मेशन है जो कि सीधे तरीके से लोगों के गले में उतर रही है। लेकिन अमित शाह साहब तो ये कह रहे हैं कि अगर आप अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे तो आपको स्टेट वापस दे दिया जाएगा। दे ना दे ठीक है, लेकिन अच्छे बच्चे बनेंगे आप। हमने कौन सी खराबी की? एक तरफ से आप कहते हो कि पाकिस्तान जिम्मेदार है आतंकवाद के लिए, दूसरी तरफ से आप हमें कह रहे हो कि हम अच्छे बच्चे नहीं हैं। अगर पाकिस्तान जिम्मेदार है तो फिर हमने क्या हमारी क्या खता है? और अगर हम जिम्मेदार हैं तो फिर आप पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाइए, उनका क्या कसूर है? कहीं ना कहीं तो आपके कहने में कुछ गलती तो हो रही है ना। नहीं तो वो तो कह रहे हैं भाई यूनाइटेड कश्मीर बनाएंगे, वहां से भी लेंगे, जो पीओके है उसको भी लेकर एक कश्मीर बनाएंगे। वो हमने रोका? ये तो खुशी की बात है। किसने रोका? खुशी की बात है आपके लिए। मैं तो चाहूंगा कि मैं वहां जा सकूं। मैंने मीरपुर, मुजफ्फराबाद, मैंने ये इलाके देखे ही नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि किसी दिन मैं जाके देख लूं। अगर ये लाइन नहीं रहेगी तो जाएंगे। उमर अब्दुल्ला साहब, ये बहुत गहरी बहस है, बहुत लंबी बहस है, एक छोटे इंटरव्यू में इसको समेटना बहुत मुश्किल है। किसी और रोज शायद सिर्फ इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। मैं थोड़ा सा वापस आ जाती हूँ आज में 2023 में। 2024 में आप किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं? किस तरह से आप जो राजनीतिक माहौल है उसको बदलते हुए देख रहे हैं, और आपको लगता है कि 2024 में कश्मीर को इस्तेमाल किया जाएगा? इस्तेमाल करने की शायद कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा सफलता इनको मिलेगी नहीं। आप देखें 2019 370 हटाने के बाद फ़ौरन जब इलेक्शन हुए, उनमें बीजेपी को कोई ख़ास कामयाबी मिली नहीं। चाहे दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कई ऐसी रियासतें हैं जहां इन्होंने 370 को इस्तेमाल करने की कोशिश की, और वहां अगर उनकी हुकूमतें बनी तो दिल्ली के म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस में भी, दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस में भी, जहाँ पे भी इन्होंने कोशिश की तो इनको मतलब राजभवन का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि लोगों का साथ इनको मिला नहीं। तो आज भी अगर ये 370 को लेके इलेक्शन लड़ेंगे, कोई ख़ास इनको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो होगा कि इन्होंने इंटीग्रेशन कर दिया पूरे कश्मीर का रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ। हम कब, ये पॉपुलर थियरी में बात बैठ चुकी है। मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ। मैं समझता हूँ इस चीज़ को, मैं समझता हूँ। अगर कोई पूछता है कि नरेंद्र मोदी के 3 आप ऐसे अचीवमेंट्स बताइए पिछले 8-9 साल के, उनमें से एक नंबर पर आर्टिकल 370 आता है। आ जाता है। मैं क्योंकि इतना बड़ा चढ़ा के इन्होंने पेश किया है, एक इतना इमोशनल इशू बनाया उसको, से जोड़ दिया गया है इस पूरे मुद्दे को। तभी तो हम ये झेल रहे हैं। 2024 में आप अपने लिए किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं? लोकसभा का जो चुनाव होगा, हम तो एक बहुत छोटी पार्टी हैं। पहले 6 सीट पे लड़ते थे, अब 5 पे लड़ेंगे, क्योंकि एक लद्दाख में है। शायद हो सकता है वो भी लड़ें, लेकिन है तो जम्मू कश्मीर से बाहर। और आखिरी सवाल भारत जोड़ो से, क्योंकि इस इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा का किस तरह का असर आप 2024 के चुनाव पर देखेंगे? उसके लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। एक माहौल तो बना है, लेकिन एक अच्छे माहौल को इलेक्शन की कामयाबी में बदलने में बहुत कुछ लगता है। सेंटिमेंट आपके हक में हो सकता है, लेकिन सेंटिमेंट को वोट में तब्दील करने में आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, फुट सोल्जर्स की ज़रूरत होती है, एक कैंपेन मशीनरी की ज़रूरत होती है। वो ओवरनाइट आप कायम नहीं कर सकते हो। कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ कहाँ पर है और उनको कितना करना पड़ेगा, खासकर
इन अहम ये जो मेन स्टेट्स हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, वैसी रियासतें जहाँ कई सालों से वो हुकूमत में नहीं रहे हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। आखिरी संक्षेप में आपसे जवाब ये कि आप अगर आपको राय देनी हो राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को, तो क्या आप राय देंगे 2024 के मद्देनजर? अब इसके बाद क्या करना चाहिए? ना मुझसे राय मांगी गई है, और अगर मांगी जाती भी तो मैं कैमरा के तहत अपनी राय कभी किसी को देता नहीं हूँ। पूछेंगे, मैं उनको बताऊँगा, और अगर उसके बाद वो आपके साथ शेयर करना पसंद करेंगे, वो उन तक है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला, आपने हमसे बातचीत की, समय निकाला आपने। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।